नाज़रीन, कल इंतहाई अजीबोगरीब खबर आई जब F71 और E7 में छापा मारा गया और वहाँ पर कई टन खुश्क ह्यूमन प्लेसेंटा, इसके साथ साथ इंसानी आज़ा जिसकी गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही थी, वो बरामद किया गया है। जो मनाजिर थे वो बड़े अजीबोगरीब थे जो फुटेजेस सामने आई है। डॉक्टर उज़ैर खान स्टैटिशियन है, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बड़ा ज़बरदस्त क्लिनिक अपना इस्लामाबाद में चला रहे हैं। उनको हमने मदऊ किया है कि ये जानने के लिए कि प्लेसेंटा किस लिए इस्तेमाल होता है, क्यों इसकी जो गैर कानूनी तरसील हो रही थी या किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले बताइए, ये जो इंसानी प्लेसेंटा है ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है? अच्छा, ये बेसिकली सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ ये है क्या। बेसिकली ये एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो माँ और बच्चे के दरमियान अल्लाह के, जिससे सारी जितनी न्यूट्रिशन जो बच्चे को मिलती है माँ के थ्रू, वो इसके थ्रू मिलती है। तो ये इसके जो रिमेन्स होते हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत सारी प्रोटीन्स, क्योंकि सारे विटामिन सारे मिनरल्स इसके थ्रू माँ बच्चे को जाते हैं। और इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी रिमेन्स उसके वेस्ट रिमूवल होता है वो भी इसी के थ्रू होता है। तो जितने मिनरल्स और विटामिन इसके थ्रू जाते हैं उस सारे जितने आपके स्टेम सेल्स सारे इसमें मौजूद होते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स सारे इसमें मौजूद होते हैं। तो ये बहुत सारी मेडिकल यूजेस हैं इसके, जो इसके रिमेन से भी काफ़ी अरसे तक यूज़ किए जा सकते हैं। सही। वैसे तो ये टेक्निकली एक अगर इसको कंसिडर किया जाए तो हमारे मुल्क में जैसे इतना इस पे स्टडी और वो नहीं, लेकिन बाहर ज़्यादा रिसर्च हो रही है। हमें भी काफ़ी उसमें अभी रिसर्च इस पे करनी चाहिए मज़ीद। ये एज उसमें तो मेडिकल वेस्ट इसको कर दिया जाता है, लेकिन आइडियली इसमें काफ़ी रिसर्च चल रही है काफ़ी। पिछले दिनों ये जो एप्स्टीन फाइल्स वगैरह आई थी उसमें भी इसका बड़ा तस्करा था और उसमें वो इंसानी खून और इंसानी प्लेसेंटा या स्किन की और ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आजकल एक्सोसोम्स एक बड़ी मशहूर चीज है जिसमें हेयर ग्रोथ के लिए ये स्किन में कहीं भी लगाया जाएगा वहां पर ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जितने ग्रोथ फैक्टर्स हैं सबसे ज्यादा इस चीज में प्लेसेंटा में मौजूद होते हैं। और इसके साथ जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है जो प्लेसेंटा को जोड़ ही होती है माँ बच्चे के दरमियान, जी अम्बलाइकल कॉर्ड जिसको कहते हैं, उसके बेनिफिट्स इसमें बहुत सारी ऐसी ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों में, मसलन स्किन क्रीम्स में ये जो सबसे अच्छी वाली टॉप ऑफ द लाइन स्किन क्रीम्स जितनी बाहर कुछ उसमें बनती हैं, नॉर्मली इतनी इजीली दस्तयाब नहीं होती, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे जो एंटी एजिंग में इसके बहुत सारे रोल्स हैं, स्टेम सेल्स में बहुत सारे रोल्स हैं, फिर इसमें आई सर्जरीज में इसके बहुत सारे रोल हैं, कॉर्नियल रिप्लेसमेंट में काफ़ी इसके रोल्स हैं। नहीं, मैं डॉक्टर साहब मैं चाह रही हूँ कि आप ज़रा ज़्यादा आसान तरीके से लोगों को समझाएं कि ये जो गैर कानूनी यहाँ से तरसील हो रही थी इसकी या स्मगलिंग हो रही थी, ये बेसिकली अपने आप को ज़्यादा जवान रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके मल्टीपल यूजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक यूज जैसे आप कह रही हैं यही है, और उसमें फिर आगे चाहे वो क्रीम फॉर्म्स में बनाए जाएं या फिर वो मेडिकल ग्रेड की चीजें बनाई जाएं जो इंजेक्ट किए जाएं, इस टाइप की काफी इस पे रिसर्च अभी चल रही है। क्रीम्स वगैरह, फिर सर्जिकल, फिर ये इवन बर्न्स की ड्रेसिंग में इसका इस्तेमाल है। जब आपकी बिल्कुल किसी बर्न के दौरान या कुछ जल्द में कुछ भी आग लगने की वजह से जो वुंड आ जाते हैं सर्जिकल, उसमें इसको मेम्ब्रेन के तौर पे ऊपर लगाया जाता है। सही। इसके इस्तेमाल महफूज है वैसे? अगर प्रॉपरली एक ज़ाहिर है पूरे उसकी रेगुलेशन होती है, इस्तेमाल महफूज इस तरह से ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे जैसे बहुत सारी HIV वो भी कैरी हो सकता है, बहुत सारी जो आपकी ट्रांसमिशन के थ्रू डिजीजेज हैं जितनी, वो सारी भी उससे कैरी आउट की जा सकती है। तो ज़ाहिर है इसकी स्क्रीनिंग होती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल के काबिल चीज़ है तो इसकी स्मगलिंग क्यों की जा रही है? क्योंकि बाहर लॉज मेरे ख्याल है इस पे काफ़ी हमने कोई इस पे हमें एक प्रॉपर बॉडी और प्रॉपर लॉ आगे, ज़ाहिर है अभी एक चीज़ सामने आई है, इस वजह से सारे उस पर एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, क्योंकि ये एक बेसिकली ऑर्गन है जी। तो क्योंकि इसमें ज़ाहिर है ऑर्गन एक पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और, मेरे पास सेगमेंट का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन पिछले दिनों कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई कि अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी तादाद में अब ख़वातीन नॉर्मल डिलीवरीज के बजाय जो है वो ऑपरेशंस की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्या यहाँ पर भी इस इदार का कारफरमा होते हैं? अम्बलाइकल कॉर्ड तो देखें, जब बच्चा ये इस वजह से किए जाते हैं तो ऑफ कोर्स ऑपरेशंस इस वजह से किए जाते हैं। नहीं, वो तो दोनों में देखें, वो तो दोनों चीज़ों में
वो तो अलग होना है। प्लेसेंटा तो सी सेक्शन में भी और उसमें भी, दोनों चीज़ों में वो तो बच्चे के साथ एक कनेक्शन है, तो वो तो उसमें दोनों में ही उसकी अवेलेबिलिटी होगी आगे, चाहे वो मेडिकल वेस्ट की तरफ जाए या फिर आगे। कुछ इस पे लॉज होते हैं कि कुछ लोग इसको दफनाना भी चाहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि हमने नहीं वो करना, वेस्ट में देना, कुछ दफनाने वो पर्सन टू पर्सन, लेकिन इस पे आगे ज़ाहिर लॉ होने चाहिए क्योंकि ऑर्गन है, बिल्कुल ठीक। प्रॉपर ऑर्गन। कमरुल मुनव्वर भी साथ मौजूद है। कमर, ये जो खबर कल लेकर आए आप और बड़े इसके अजीबोगरीब मनाजर भी हमने देखे, ये बताएं, ये कुछ पता चल सका है किन लोगों को हो रही थी ये खरीदो फरोख्त, और ये कोई अस्पतालों से 800 फी किलो प्लेसेंटा खरीदा जा रहा था? जी बिल्कुल, 800 रुपए का किलो ये प्लेसेंटा जो है, ये प्लेसेंटा ये खरीदा जाता था। और खास तौर पर जितने हॉस्पिटल जो गायनी से रिलेटेड होते थे, उनके स्वीपर, उनके खाकरोब और उनके जो क्लीनर होते थे, उनको एंगेज किया जाता था। और इसमें इनसे जैसे ही कोई मवाद इकट्ठा होता था तो ये उनको 800 रुपए देकर वो मवाद जो है वो खरीद लेते थे। इसमें प्राइवेट क्लिनिक्स के अलावा गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उनसे भी तहकीकात करने का फैसला किया गया, क्योंकि जो ये लोग 5 पकड़े गए हैं, इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के रेफरेंस दिए कि इन लोगों के साथ ये राब्ते में थे और यही लोग इनको ये चीजें ला कर देते थे। अब जो FIA ने इंक्वायरी शुरू की है तो 3 इलाके, जो 3 शहर हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए, जिसमें लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी भी शामिल है, कि वहां से भी ये प्लेसेंटा जो है ये इकट्ठा किया जाता था और इसके लिए यही बहुत शुक्र मुनव्वर, आप साथ मौजूद थे। हॉस्पिटल के अंदर जो खाकरोब और इस तरह का स्टाफ मौजूद है वो इन्वॉल्व था और वो ये सारी चीजें इन लोगों को लाकर दे रहा था कि जिससे आगे फिर ये स्मगलिंग हो रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उजैर, आप साथ मौजूद थे। कमर मुनव्वर, आपका बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे, अंग्रेजी में कहा जाता है कि द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट। इस जुमले का कर्ब वही महसूस कर सकता है जिसने खुद अपने कांधों पर अपने औलाद का जनाजा उठाया हो। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि ऐसा शदीद गम किसी दुश्मन को भी ना दे, लेकिन दुनिया में इंसानियत के ऐसे कुछ दुश्मन हैं जो दूसरों को ऐसी कर्बनाक अजियत जानबूझकर और बार बार दे रहे हैं, और वो भी पूरे सोचे समझे मंसूबे के तहत। इंसानियत का बदतरीन दुश्मन कोई और नहीं है, हैवान सिर्फ इसराइल है, जो सालों नहीं बल्कि दहाइयों से गजा में हज़ारों नहीं लाखों वालिदैन को अपने लखते जिगरों के नन्हे जनाजे उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। जालिम इसराइली फ़ौज चंद रोज़ के फ़लस्तीनी बच्चों को भी नहीं बख्श रही है। यूरोपीय रुकने पार्लियामेंट ने बताया है कि एक हैवानियत से भरपूर वाक़े में इसराइली फ़ौज ने 10 दिन के नौमौलूद को उस वक्त गोली मारी जब वो मासूम अपनी माँ की गोद में दूध पी रहा था। इमदादी खैमों में मौजूद एक बच्ची को सहूनी फ़ौजी ने सर में गोली मारकर ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। 3 दिन पहले भी गजा में इसराइली सफाक एहलकार ने सिर्फ 3 साल के बच्चे को सर पर गोली मारी, जो उसकी बाएं आंख से निकल गई और बच्चा मौके पर ही शहीद हो गया। ये तो वो चंद वाक़यात हैं ना जो हमें रिपोर्ट्स और ख़बरों के ज़रिए मालूम हो जाते हैं, वरना सालों से ज़ालिम काबिज़ इसराइल कितने ही मासूम फूलों को खिलने से पहले ही मसलता आ रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट ने बताया है, इंकशाफ किया है कि इसराइल फ़लस्तीन में बच्चों का कत्लेआम नस्ल कुशी की सोची समझी साजिश के तहत कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइली हुक्काम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में नस्ल कुशी समेत दीगर जंगी जराइम वाक़ हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में इन खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया गया है जो 7 अक्टूबर 23 के बाद से फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ हुई हैं। इसी रिपोर्ट में नाज़रीन बताया गया है कि हालिया गजा जंग के शोहदा में से 30% बच्चे थे, जबकि इससे पहले 2008, 9 और 2014 के तनाज़ात के दौरान होने वाली अमवात में बच्चों की शहादत की शरह 24% थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक काबिज़ इसराइली फोर्सेस ने गजा में जंग के दौरान 50,000 से ज़ायद बच्चों को शहीद किया है। अक्टूबर 2025 को जंगबंदी के बाद गुज़िश्ता 8 माह के दौरान रोज़ाना एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। यही रिपोर्ट मज़ीद बताती है कि अमवात के साथ साथ इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में फ़लस्तीनी बच्चों की जहनी सेहत की सतह भी तारीख़ की बुलंद तरीन हदूद को छू रही है। बच्चों की अमवात के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन फ़लस्तीनी बच्चों की जहनी कैफियत के हवाले से भी हक़ाइक़ सामने लाई है, जिसमें बताया गया है कि शदीद जिस्मानी और जहनी तकलीफ़, नफसियाती सदमात, यतीमी, ख़ानदानों से जुदाई, माजूरी, बार बार नकल मकानी, भूख और तालीम और सेहत के निज़ाम की तबाही ने गजा में बच्चों का बचपन तकरीबन ख़त्म कर दिया है और इसके असरात ज़िंदगी भर उनके साथ रहेंगे। इस बात के साथ ही मुझे चंद महीने पहले की वो एक बड़ी खौफनाक से वीडियो याद आ गई, जिसमें गजा के कुछ मासूम बच्चे खेल खेल में अपनी
गुड्डे गुड़ियों के जनाजे उठा रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन रिपोर्ट में इसराइल की मजीद सफाकी से पर्दा उठाते हुए बताया गया है कि फ़लस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार करके इसराइली जेलों और हिरासती मराकज़ में जिनसी तशद्दुद जैसे हौलनाक और शर्मनाक कार्रवाइयों से भी गुरेज नहीं किया जाता। फ़लस्तीनी बच्चों बिलखुसूस लड़कों को हिरासत में लेकर बरहना करना, मार पीट करना, खुराक से महरूम रखना इसराइल के जंगी जराइम का एक और सबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन की रिपोर्ट में इसराइल की दरिंदगी की ऐसी ऐसी दास्तानें बयान की गई हैं कि जिससे कोई भी इंसान ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या वाकई हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में भी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन रिपोर्ट बताती है कि गज़ा में ज़िजकी और नौमौलूद बच्चों की निगहदाश्त के मराकज़ को निशाना बनाने से नौज़ायदा बच्चों की बका और फ़लस्तीनी आबादी के अफजाइशी मुस्तक़बिल को बराह रास्त नुकसान पहुँचा है, जिसके नतीजे में बड़े सारे केसेस पड़े हैं। पैदाइशी नक़ाइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और पैदाइशी बच्चों में तवील मेडिकल मसाइल पैदा हुए हैं। इसराइल ने सिर्फ हमले करके ही फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नहीं की है, बल्कि मुहासरे और नाकाबंदी के नतीजे में मुसल्लत भूख और हिफाजती टीकों की अदम दस्तियाबी ने भी कई फ़लस्तीनी बच्चों की जानें ली हैं। रिपोर्ट के आखिर में नाज़रीन इस अहम नुक्ते पर भी ज़रा रोशनी डाली गई है कि अगर आज फौरी इसराइली हमले मुकम्मल तौर पर बंद भी हो जाते हैं ना, तो फ़लस्तीनी बच्चे रातों रात भी मामूल की ज़िंदगी की तरफ नहीं लौट सकेंगे, क्योंकि ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़े होने वाले मुसलसल नुकसानात ने उनसे तहफ़्फ़ुज़, उम्मीद और मुस्तक़बिल का एहसास छीन लिया है। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, इंशाअल्लाह नात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।